हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। The French Revolution and the idea of the nation। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग पूरा चैप्टर क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। उसको एक रेफरेंस की तरह लेके चलिए, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको वो चैप्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि आप इस पार्ट को ठीक से समझ पाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है पहला क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म माना जाता है, कि देशभक्ति का भावना का जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है लोगों में, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में ही आया। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और इस दौरान पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुआ। इसमें जो लीडरशिप है वो ट्रांसफर हुआ कहीं मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि राजा महाराजा का जो सिस्टम था वो खत्म होकर के अब एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जहां पे लोगों के द्वारा चुना हुआ बॉडी ही देश को चलाएगा। और ये सही बात भी है। देखिए यहां स्टेटमेंट एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। वो लोग ही है किसी देश के जो उस देश का फ्यूचर को डिजाइन करते हैं कि किस तरह से वो देश चलेगा और कहां पहुंचेगा। अब जब हम लोग बात करते हैं कि हाँ भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन किए थे, उसमें रेवोल्यूशनरीज जो पार्टिसिपेट किए थे, वो क्या क्या मेजर्स लिए ताकि लोगों के अंदर जो एकता का भावना है, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है फ्रांस को लेकर के, फ्रेंच पीपल को लेकर के, वो डेवलप हो जाए। पहला पॉइंट बताया, द आइडियाज ऑफ ला पार्ट्री एंड ले सिटोयन। ला पार्ट्री का मतलब फादरलैंड और ले सिटोयन का मतलब है द सिटीजन। कहने का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज थे वो सब इसी जमीन के थे, तो पुश्तैनी तौर पे ये जमीन हमारा है और हम इस जमीन के सिटीजन हुए। कहने का मतलब है कि एक नागरिक है जिसको संविधान कंट्रोल करता है। नोट्स के देखिए पॉइंट पे लिखा भी हुआ है, द आइडियाज ऑफ ला पार्ट्री एंड ले सिटोयन एम्फसाइज्ड ऑन द वाइड यूनाइटेड कम्युनिटी विथ इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ट्राई कलर, द ट्राई कलर फ्लैग। और ये जो ट्राई कलर फ्लैग है वो रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग है उसको रिप्लेस कर दिया। रॉयल स्टैंडर्ड मतलब जो उस समय का डायनेस्टीज था, वो लोग सब अपना अपना झंडा यूज करता था, वो सबको रिप्लेस करके एक कॉमन ट्राई कलर फ्लैग पूरे फ्रांस के लिए लाया गया। एस्टेट्स जनरल जो है एक एक्टिव सिटीजन के द्वारा इलेक्ट किया हुआ बॉडी था। एक्टिव सिटीजन क्या था वो आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्टिव सिटीजन वो लोग थे मेन विथ प्लॉट्स, मतलब जो जिनका जमीन है और वो मेन है, तो उनको एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था, मतलब वोटिंग राइट्स था उनके पास। और जो विमेन है या फिर जो जिनके पास जमीन नहीं है, जो टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, उन लोग को इससे बाहर रखा गया था। ठीक है, तो फ्रेंच फ्लैग के अलावा एस्टेट्स जनरल जो है एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुना गया।
और इसी एस्टेट्स जनरल का फर्दर आगे चल के नाम नेशनल असेंबली रखा गया था। नए नए हिम्स, है ना, भक्ति गीत बनाए गए, ओथ शपथ लिए गए, और जो मार्टियर्स थे, जो शहीद थे, उनके उनके गुणगान किए गए। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो सबके लिए एक ही जैसा कानून बनाया, हर एक सिटीजन के लिए। इसके बाद बात करते हैं जो कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस, है ना, वो सब लगा हुआ था अलग अलग जगहों पे, वो सब रिमूव कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया, है ना, जितना भी मेजरमेंट वगैरह का करने का जो सिस्टम होता है उसको एक जैसा कर दिया गया, सेम। रीजनल डायलेक्ट्स, जो रीजनल भाषा ये सब थे, डायलेक्ट्स थे, उनको खत्म कर दिया गया, और फ्रेंच को एक इम्पॉर्टेंट भाषा के रूप में, एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन के रूप में लाया गया, है ना। फ्रेंच पूरे देश में बोला जाना, सिखाया जाने लग गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये तो हो गया कि क्या क्या मेजर्स लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। इसके बाद देखिए, बात हो रहा है कि रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट दे वुड हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। जब अपना देश आजाद हो गया 1789 में, तो उसके बाद अब फ्रेंच आर्मी ने एक बीड़ा उठा लिया कि जिस जिस देश में यूरोप के आपका नहीं है ये सिस्टम, ठीक है, जो डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, मोनार्की चल रहा है, वहां से हम लोग उन लोगों को भी आजादी दिलवाएंगे और डेमोक्रेसी की तरफ लेके आएंगे, आजादी उन लोगों को दिलाएंगे मोनार्की से। जो दूसरे देश थे, उनके स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मेंबर्स जो थे मिडिल क्लास के, वो लोग सब कोई जैकबिन क्लब्स सेटअप करना शुरू किए अपने कंट्रीज में। क्यों? तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने के लिए, कोई कैंपेनिंग करने के लिए, अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट मोनार्की। जब ये चीज हुआ तो फ्रेंच आर्मीज को एक मौका मिला कि उस देश में वो लोग जा करके उनकी सहायता कर सके और एक रेवोल्यूशन ला सके। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली का कुछ हिस्सा 1790s तक उनको वहां पे अपना रेवोल्यूशन लाने का मौका मिला, फ्रेंच आर्मीज को मूव करने का मौका मिला। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेंच आर्मी जो है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पूरे यूरोप में लेके गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात करते हैं। नेपोलियन जो थे, उनके बारे में भी क्लास 9th के इसी चैप्टर में काफी कुछ था, उससे कुछ एक्सट्रैक्शन लेकर के क्लास 10th में हम लोग को बस पढ़ लेना। क्या क्या था भाई? नेपोलियन ने जो पूरा सिस्टम था उसका ऐसा कर दिया कि फ्रांस में जो डेमोक्रेसी आया था उसको खत्म करके वापस मोनार्की में ले गए नेपोलियन। लेकिन फिर भी उस चीज को हटा दें तो नेपोलियन का बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज था, ऐसा नियम था, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स था, जो आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा काम किया था। अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से देश को चलाया जाता है, उन्हीं में से कुछ है बात करते हैं। तो देखिए, नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको हम लोग सिविल कोड 1804 के नाम से जानते हैं। इसी को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। वो जितना भी प्रिविलेजेस दिया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, जितना भी प्रिविलेजेस दिया गया था बाय बर्थ, जन्म से, है ना, राजा, जो भी राजा का बच्चा जो है वो भी राजा बनेगा, इस तरह जो भी सिस्टम है वो सारा चीज जो है खत्म कर दिया उन्होंने। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर है, और राइट टू प्रॉपर्टी, अपना जो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार, ये सब नेपोलियन लेके आए। डच रिपब्लिक में जो है, या स्विट्जरलैंड लीजिए, या इटली लीजिए, जर्मनी लीजिए, ये सारी कंट्रीज में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो टुकड़ा था देश का, उसको कम कर दिया, ठीक है।
और फ्यूडल सिस्टम जो हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, फ्यूडल सिस्टम जो एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन और जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट ये सब चलता है, फ्यूडल सिस्टम उसको खत्म कर दिया। बहुत सारे पीजेंट्स थे, मजदूर थे, बंधुआ मजदूर जो किसान मजदूर बोलेंगे, उनको अपने प्रॉब्लम्स से सर्फ डम और मेनोरियल ड्यूज, मतलब मेनोरियल ड्यूज समझ लीजिए लगान है ना, कि आपका एक लैंडलॉर्ड है, उसको आप जितना भी आप उगाएंगे फसल, उसका एक बड़ा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। मेनोरियल ड्यूज जो भी सेट होगा वो आपको देना पड़ेगा। सर्फ डम मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी लैंडलॉर्ड के अंदर काम करना ही आपका मजबूरी है, आप मजदूर है, बंधे हुए हैं, बॉन्डेड है, तो सर्फ डम में आता है। तो ये सब खत्म कर दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, गिल्ड क्या होता है? गिल्ड जैसे अगर मान लीजिए कि कोई है जो आपका मर्चेंट से जुड़ा हुआ जो भी कामकाज होता है कि भाई आपको सामान बेचना है, कितना बेचना है, कितना नहीं बेचना है, उससे कितना पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, नहीं जाएगा, आप इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते, ये सारी चीज कंट्रोल करता है, उसको गिल्ड्स बोलते हैं। एक ग्रुप होता है ना, गवर्नमेंट ग्रुप ही बोलेंगे इसको, क्योंकि ज्यादातर गिल्ड्स जो है पहले के टाइम में वो गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेटेड होते हैं। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जितने भी थे उसको खत्म कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको इंप्रूव किया गया, हर जगह के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, और इससे पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स और नए नए बिजनेसमैन को काफी अच्छा महसूस होने लग गया अपना काम करने, है ना। ऊपर का 2 पॉइंट उसके लिए रीजन बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म लॉज, एक जैसे लॉज बन गए, वेट्स और मेजर्स सब जगह का सेम हो गया, एक कॉमन नेशनल करेंसी हो गया जिससे ट्रेडिंग करना आसान हो गया। तो ये कुछ रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो नेपोलियन के टाइम में आया था। अब इसके बाद बात करते हैं तो रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल। अब ये सब तो बात हो गया। अब भाई फ्रेंच आर्मी जो है जब जा रहा है दूसरे देशों में, तो वहां पे लोगों का क्या टेक है, उन लोगों को लेके क्या सोचना है, क्या मानना है, इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, शुरुआती दौर में कुछ हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और कुछ सिटीज जैसे ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वर्सो, अगर ये सब को देखेंगे तो यहाँ पे माना गया कि फ्रेंच आर्मीज अपने साथ आजादी के दूत है, एक तरह से समझ लीजिए, वो आजादी लेके आ रहे हैं, वो एम्बेसडर है लिबर्टी के। लेकिन कुछ टाइम बाद ये समझ में आने लग गया कि ये जो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं आ रहा, मतलब हम लोग का आजादी छीन जा रहा है हम लोग से। आम जनता को जो नेचुरल फ्रीडम मिला हुआ है वो सब उन लोग से छीन जा रहा है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उन लोग को मिल रहा है। जैसे इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ गया, सेंसरशिप, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, आप किसी जगह पे फ्रेंच आर्मीज का बखान, मतलब हर जगह पे आपको उसका अच्छा ही बोलना है, खराब नहीं बोल सकते। तो सेंसरशिप हो गया, हर चीज वो लोग सुनने लगा, हर चीज उन लोग के थ्रू ही जाने लग गया। उसके बाद फिर फ्रांस के आर्मी में, फ्रेंच आर्मी में जो जबरदस्ती वहां से लोगों को रिक्रूट किया जाता था कि बाकी के यूरोप में हम लोग फ्रेंच आर्मी और आगे बढ़ के अपना जो कवायद है, जो पूरा एक्वायर करना है उसको, वो जारी रखे उसके लिए। तो ये पूरा सिस्टम जो था, लोगों को लग रहा था कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर तो मिल रहा है, लेकिन उसके बदले में ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम हम लोग का छीन जा रहा है, ये थोड़ा सा महंगा डील है, ठीक है। अब देखिए, इस पूरे जब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री को, तो ये नोट्स के अलावा वो जो फोटोज बनता है ना, उससे भी क्वेश्चंस आता है। तो वो फोटोज को भी स्क्रीन में दिखा के उसके बारे में थोड़ा बात बताऊंगा, ताकि आप लोग को उसका भी नॉलेज रहे। और ये नोट्स के अलावा फोटोज को भी ध्यान से आप लोग पढ़िए, हिस्ट्री बुक से ही पढ़िएगा, क्योंकि उसको ड्राइंग नहीं बना सकते आप, तो बुक ही पढ़िए, उसके नीचे जो लिखा हुआ है आपको पढ़ना होगा। तो देखिए, पहला फोटो जो आपको दिख रहा है, आप बुक में भी देख सकते हैं, ऐसे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। फिगर 2 है, ये पेज नंबर 5 में, ठीक है।
फिगर 2 है, यहां पे 2 कवर्स बना हुआ है, ठीक है। कवर ऑफ जर्मन एल्मेनाक है ये। एल्मेनाक मतलब डायरी समझिए, उसमें डायरी में बहुत सारा डेट्स वगैरह रहता है, इंफॉर्मेशन वगैरह रहता है कि कब क्या क्या नहीं है, मतलब एल्मेनाक उसी को बोलते हैं। तो एक जर्मन एल्मेनाक है और इसको डिजाइन किए थे जर्नलिस्ट एड्रियास रेबमैन। कब? 1798 में। इसमें देखिए एक तरफ जो लेफ्ट साइड है उसमें दिखाया है फ्रेंच बैस्टिल। बैस्टिल के बारे में आप लोगों को पढ़ा था क्लास 9 में। बैस्टिल जो था वो एक जेल था, ठीक है। वहां पे रेवोल्यूशनरी क्राउड कैसे उसको तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। और उसके बगल में ही एक सिमिलर फोर्ट्रेस बना हुआ है जर्मनी का, जो वहां के डेस्पोटिक रूल, मतलब जो राजा का पावर को सिंबलाइज करता है। क्या है? जर्मन प्रोविंस ऑफ कसेल। जर्मन प्रोविंस ऑफ कसेल में ये फोर्ट्रेस है। और इसके साथ ही लिखा हुआ है कि द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। लोगों को अपनी आजादी खुद छीननी होगी। रेबमैन जो है वो मेंस के शहर में रहा करते थे और एक जर्मन जेकबिन ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे। तो यही है, मतलब इनडायरेक्टली वो वहां उस समय के लोगों को ये बता रहे हैं अपने उस फोटो से कि ये जो जैसे बैस्टिल में लोगों ने अपने आजादी ली, बैस्टिल को धराशायी करके, खत्म करके, वैसे ही यहाँ जो जर्मन प्रोविंस में जो कसेल में फोर्ट्रेस है, ये भी सिंबलाइज कर रहा है डेस्पोटिक पावर को। तो आप अपना आजादी छीन सकते हैं। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट फोटो कहीं आपको यहां पे दिख रहा है, फिगर 4 है इसी में, प्लांटिंग ऑफ अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जिब्रकेन, ठीक है, जर्मनी। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है नहीं पता, जर्मनी में क्या बोला जाता है इसको, लेकिन ऐसे यहाँ पे ज़्विब्रकेन जर्मनी में है। अब ये क्या दिखा रहा है ना कि फ्रांस का आर्मी यहाँ पे जर्मनी में आकर के एक पेड़, आजादी का पेड़ लगा रहा है। और उसी में देखिए फोटो में नीचे 3 इवेंट्स हो रहा है। एक लेफ्ट साइड में, ठीक है, पहले तो देखिए बताया है ये पेंटर कौन है इसके, तो पेंटर है कार्ल कैस्पर फ्रिड्स, जो कि एक जर्मन पेंटर है। और इसमें दिखाया गया है फ्रेंच आर्मीज जो है उसको आप पहचान सकते हैं, वो ब्लू व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म में। यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है कि एक कार्ट है, एक गरीब किसान है, उसका कार्ट है, उसको जब्त कर रहा है लोग, जबरदस्तन, सॉरी, जबरदस्ती इसको जब्त कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। अब बीच में ही देखिए, ध्यान देते हैं कि यंग वुमेन, एक जवान औरत को कुछ यंग जो फ्रेंच आर्मी के लोग हैं, ठीक है, वो लोग सब कोई छेड़ रहे हैं, हरास कर रहे हैं। और जो राइट साइड है उसमें दिख रहा है कि एक पीजेंट को, एक मजदूर को, जो किसान मजदूर है, उसको अपने घुटनों पे आने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और बीच में पेड़ लगाया जा रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस। आजादी और बराबर का अधिकार हमसे ले लीजिए। इस से जो है ना, ये जो पेंटर है ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसा दो मुंहा बात फ्रेंच आर्मी कर रहा था। एक तरफ वो लोगों को परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ आजादी का बात कर रहा है, आजादी का झंडा लहरा रहा है। सरकास्टिक टोन में यहां पे बोला गया है, सरकाजम किया गया है यहां पे। अब वैसे ही नीचे में देखिए द कुरियर ऑफ रायनलैंड, यहां पे नेपोलियन का बात हो रहा है। एक और फोटो है, आपको दिख रहा होगा, कुरियर ऑफ रायनलैंड जो है जब हार जाता है 1813 में लिप्सजिग में, तो वो वापस आ रहा होता है अपने देश, और उस बीच वो देख रहा होता है कि एक एक करके सारा टेरिटरी उसके राज्य से निकलता जा रहा है। तो वही दिखाया है यहाँ पे कि एक पोस्टमैन है जो रायनलैंड से था
और लिपजिग से वापस अपने घर जा रहा है तो उसके बैग से सारा का सारा पोस्ट जिसमें अलग अलग टेरिटरीज का नाम है वो बाहर गिरता जा रहा है। तो यही 3 फोटोज है पार्ट 1 में। अब हम लोग पार्ट 2 का शुरुआत करेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। होपफुली अभी तक आपको सब समझ में आया होगा। नोट्स पे पूरा फोकस कीजिएगा, उसको रीड कीजिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। कम से कम 2 बार ये वीडियो देखिएगा, एक बार ऐसे पढ़ने टाइम और एक बार जो है बाहर जब आप अलग से रिवाइज कर रहे होंगे कहीं पर भी, तो आप उस टाइम भी एक बार वीडियो देख सकते हैं, एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले जब भी।